मैं डिस्कस करता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएंगे। अगर आपको टेंस की समझ आती है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको कोई आई मीन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ठीक है, यानी सबकी जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है, यानी समझ आ जाएगी, ठीक है। एंड होपफुली कि इसमें कोई ऐसे मुश्किल बात नहीं है, बस सिर्फ सिंपल बात ये है कि आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। अब जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो आपके पास आई मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशंस के सेंटेंसेस बाय ऑल मीन्स आएंगे, ठीक है, और वहां आपको फील होगा, ठीक है, कि आई मीन हमने यानी हमें किस तरीके से इसको जज करना है, क्लियर है। सो अभी आप देखिएगा जरा, ठीक है, ठीक है, अब देखिए जरा, ठीक है, मसल सबसे पहले टेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपको ये भी बताते चलूं कि आपके कोर्स में जो प्रेसी राइटिंग है, आपके कोर्स में जो प्रेसी है, ठीक है, उसके लिए भी जरूरी बात यह है कि आपको मुकम्मल तौर पर टेंसेस की समझ आ जाए, ठीक है। अगर आपको टेंसेस की समझ आ जाए, फिर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की भी समझ आ सकेगी, बिकॉज आपकी प्रेसिव राइटिंग में एक्टिव पैसिव का भी बहुत बड़ा रोल है। और अगर आपको टेंसेस की समझ आ जाती है तो इट मीन्स कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी समझ आ जाएंगे, बिकॉज वहां पर प्रेसिव लिखे हुए आपको सारे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं वो या तो डायरेक्ट में करने होते हैं, समझ आ गया आपको बात, ठीक है, सेंटेंस को शॉर्ट करना पड़ता है। सो इट मीन्स के टेंसेस जो है दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। टेंसेस का सीखना, टेंसेस का यूज देखना, ये बहुत ही जरूरी बात है, ठीक है। और जैसे ही हम ये टेंसेस खत्म करते हैं, फिर हम कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन के सेंटेंसेस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और उनका समझना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। मसलन अब देखिएगा, ठीक है, जस्ट मिनट में, 1 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी सी स्लो है, मैं इसको सेट करता हूँ ताकि हमें यानी बीच क्लास में जो है ना हमें दोबारा उठना ना पड़े, ठीक है। मैं इसको अभी देखता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए जरा, देखिए जरा, ठीक है, सबसे पहले है, यानी सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, यानी कल मैं आपको जब इसका ये नाम बता रहा था तो कल मैं इसको सिंपल प्रेजेंट कह रहा था, क्लियर। तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, क्लियर, और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, क्लियर। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है, हमेशा याद रखना। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, ऑलवेज, इट ऑलवेज, ठीक है, यानी uses first form of the verb, ठीक है, it always takes the first form of the verb, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ जाती है, इनके रूल्स की समझ आ जाती है, समझो कि आपको बहुत सारे टेंसेस यानी बाकी जितने भी टेंसेस है उनकी समझ आपको आ गई, क्लियर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ये इस टेंस में इट ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसमें हमेशा क्या इस्तेमाल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इट ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और जनरल बात सुन लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है
जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसमें हम डू या डज अपनी तरफ से इस्तेमाल करते हैं, जो इसके बाद जो है इसका क्या आ रहा है, इसके बाद इसकी डिटेल आने वाली है। न फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, मैंने बात आपको बताई ना कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। बहुत गौर से सुन लीजिएगा, आपको इस टेंस की समझ आ जाए, फिर इसके बाद आपको बाकी सारे टेंसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ आई टीच यू इंग्लिश, अब देखिएगा हर सेंटेंस में तीन फैक्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्लियर? आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और यू जो है, यू और इंग्लिश ये दोनों ऑब्जेक्ट है। आई टीच, अब देखिए टीच इसकी फर्स्ट फॉर्म, टीच फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, थॉट। थर्ड फॉर्म क्या है, थॉट। क्लियर? तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ यू आपको, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने रेड कलर में अंडरलाइन कर दिया हुआ है कि वर्ब मैंने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप इंग्लिश समझते हो। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने रेड कलर में करके अंडरलाइन कर लिया। क्लियर? वी विन द मैच, हम मैच को जीत रहे हैं। क्लियर? विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? दे प्ले गेम्स, वो गेम्स खेलते हैं। प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये वो टेंस है जिसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। नोट, when the subject of the sentence is third person singular, अगर कोई किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी या कोई नेम, यानी ही, शी, इट या कोई नेम। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं। then we add s or es with the verb। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर से स्टार्ट होता है, यानी या तो ही से स्टार्ट होता है या शी से स्टार्ट होता है या इट से स्टार्ट होता है या किसी नेम से स्टार्ट होता है, तो उसके वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, उसके वर्ब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यानी एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिएगा, शी कुक्स फूड, अब देखो यहाँ पर असल में तो वर्ब कुक है, लेकिन मैंने इसके साथ क्या कर दिया हुआ है, मैंने इसके साथ जो है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है, मैंने इसके साथ क्या किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एस का इजाफा कर दिया। क्लियर? शी कुक्स फूड, बिकॉज की शी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ही पॉलिशेज, ही पॉलिशेज शूज, अब देखिए असल में वर्ब पॉलिश है, लेकिन मैंने इसके साथ जो है फॉर एग्जांपल ईएस लगा लिया है, क्यों, बिकॉज ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। या फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ इट रेन्स, मैंने इसको इसके वर्ब के साथ एस लगा लिया, क्यों, बिकॉज के इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसके वर्ब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एस से इस्तेमाल करते हैं। सलीम कम्स टू मी, अब देखिएगा सलीम कम्स टू मी, ठीक है, मैंने इसके साथ क्या इस्तेमाल कर दिया, एस लगा लिया हुआ, हालांकि वर्ब तो असल में कम है। क्लियर है? इसके बाद है द सन गिव्स लाइट, क्लियर, यहाँ पर मैंने किस चीज का इजाफा कर दिया हुआ है, एस का इजाफा कर दिया हुआ है, क्यों, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर सन जो है वो नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस वजह से हम मैंने क्या कर दिया हुआ है, इसके वर्ब के साथ जो है ना एस या ई एस का इजाफा किया हुआ है। सो हमेशा याद रखना, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, बस या तो वो ही है या वो शी है या इट है या कोई भी नेम है, चाहे इंसान का नाम है, जानदार का नाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जानवर का नाम है, किसी भी चीज का नाम है, लेकिन अगर वो सिंगुलर नेम है तो इसके वर्ब के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एस या ई इस्तेमाल, एस या ई एस इस्तेमाल करेंगे। हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं, फिर इसके बाद नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की तरफ जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है, इट ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते
हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने टीच, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, अंडरस्टैंड जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी विन द मैच, विन फर्स्ट फॉर्म है। दे प्ले गेम्स, प्ले जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। When the subject of the sentence is third person singular, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, एस और ई एस इज एडिड टू द वर्ब। तो उसके वर्ब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो हम एस का इजाफा कर लेते हैं या ई एस का इजाफा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जरा, आपकी नजर आ रहा होगा शी कुक्स फूड, यहाँ पर मैंने देखिए शी कुक्स फूड, यहाँ पर मैंने कुक के साथ एस लगा लिया हुआ। ही पॉलिशेस शूज, यहाँ पर पॉलिश के साथ मैंने ईएस लगाया हुआ है। ही ट्रेन, जहां पर एस लगा लिया। सलीम कम्स टू मी, यहाँ पर मैंने एस लगा लिया। द सन गिव्स लाइट, एस लगा लिया। द बर्ड फ्लाइज इन द एयर, ईएस लगा लिया। क्लियर। तो जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके वर्ब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एस या ईएस का इजाफा करें। थोड़ी बहुत समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। अब देखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कुछ, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे और इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, यानी हाउ टू मेक नेगेटिव, सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाओगे, हाउ टू मेक नेगेटिव, किसी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाओगे। क्लियर। डू नॉट इज यूज आफ्टर दिस सब्जेक्ट when the subject, क्लियर है। अब देखिएगा, ठीक है, कहते हैं कि डू नॉट इज यूज्ड, यानी क्या इस्तेमाल होता है, डू नॉट इस्तेमाल होता है आफ्टर दिस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद। when the subject is plural, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। यानी प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से है, आई है, वी है, यू है, ठीक है, आई है, वी है, यू है, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब भी किस कोई सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, या आई से स्टार्ट है, या वी से स्टार्ट है, या यू से स्टार्ट है, या दे से स्टार्ट है, तो उसको नेगेटिव बनाते हुए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई डू नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। अब आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने डू नॉट इस्तेमाल किया हुआ। वी डू नॉट विन द मैच, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने डू नॉट इस्तेमाल किया हुआ है। यू डू नॉट फॉलो मी, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू नॉट इस्तेमाल हुआ है। दे डू नॉट कम हेयर, वो यहाँ नहीं आते, यानी डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने इसके साथ जो है फॉर एग्जाम्पल डू नॉट इस्तेमाल किया हुआ है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। तो जहां पर हमेशा याद रखना, जहां प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी आई वी यू दे हो, यानी जहां प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे हो, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। वी यूज डू नॉट विद देम, हम उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम उसके साथ डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। अनदर थिंग आप देखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ठीक है, कि देखिए मैंने आपको बात बताई थी ना कि सब्जेक्ट जो है बाज़ औक़ात, यानी अगर प्लूरल है फिर तो हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल है तो फिर तो हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। लेकिन डज नॉट इज यूज आफ्टर द सब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, मसलन या तो वो ही है, या वो शी है, या इट है, या कोई भी सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही डज नॉट फॉलो मी, यहाँ पर देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ मैंने डज नॉट इस्तेमाल कर लिया। शी डज नॉट कुक फूड, शी सिंगुलर है तो मैंने डज नॉट इस्तेमाल कर लिया। इट डज नॉट रेन रेगुलरली, इट सिंगुलर है तो इसके साथ डज नॉट इस्तेमाल कर लिया। द सन डज नॉट गिव लाइट, ठीक है, सन जो है नेम है तो सिंगुलर नेम है तो मैंने डज नॉट इस्तेमाल कर लिया। अहमद डज नॉट टेल अ लाई, अहमद सिंगुलर नेम है तो मैंने इसके साथ डज नॉट इस्तेमाल कर लिया। बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है आपको, ठीक है। यानी आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि मैंने आपको बात बताई ना कि ये चीज़ें सीखनी पड़ती है बहुत आसान है,
क्लियर, सिर्फ फार्मूला आपके माइंड में एक दफ़ा बैठ जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, ये चीज़ें तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो जाती है। ये फिर इतने कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी ये मुश्किल बात नहीं है। क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। अब दोबारा इसको एक दफ़ा रिपीट करते हैं, हाउ टू मेक नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं? डू नॉट इज यूज आफ्टर दिस सब्जेक्ट व्हेन दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर कोई सेंटेंस जो है ना प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, मसलन या तो वो आई से स्टार्ट हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, दे से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आई डू नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने डू नॉट इस्तेमाल है। यू डू नॉट विन द मैच, वी जो है प्लूरल है तो हमने डू नॉट इस्तेमाल किया है। यू डू नॉट फॉलो मी, यू प्लूरल है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। दे डू नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आते, दे प्लूरल है तो हम डू नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हो रही है आपको बात? इसी तरीके से कहते हैं कि डज नॉट इज यूज्ड आफ्टर दिस सब्जेक्ट व्हेन द वर्ब इज सिंगुलर। अगर सॉरी व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यानी आपका सेंटेंस जो है या तो ही से स्टार्ट होता है या शी से स्टार्ट होता है या इट से स्टार्ट हो रहा है या किसी नेम से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। शी डज नॉट फॉलो मी, तो आप देखिएगा ही डज नॉट फॉलो मी, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने डज नॉट इस्तेमाल किया। शी डज नॉट कुक फूड, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट इस्तेमाल कर लिया। इट डजंट रेन रेगुलरली, इट जो है फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर है तो डजंट इस्तेमाल किया है। द सन डज नॉट गिव लाइट, क्लियर, द सन सूरज ये नेम है। अहमद डज नॉट टेल अ लाई, अहमद झूठ नहीं बोलता, अहमद नेम है। क्लियर हो गया आपको बात, समझ आ रही है? तो हमेशा याद रखना कि जब फॉर एग्जाम्पल प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट इस्तेमाल होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर क्या इस्तेमाल होता है, फिर हम इसको इसके साथ हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट इस्तेमाल। समझ आ रही है आपको? जी प्लीज, मैं आपके चेट पढ़ता हूँ, आप एक दफा इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, मैं देखता हूँ। सर आई एंड यू इज नॉट, नहीं जो है ना मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। अब आई और यू जो है वो सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर इंग्लिश सब्जेक्ट में किसको समझा जाता है, जो आपके साथ प्रेजेंट ना हो। मसलन ही और शी जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, आमने सामने नहीं होते हैं, इस वजह से उनको सिंगुलर समझा जाता है। जबकि आई और यू जो है वो आमने सामने होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको प्लूरल समझते हैं। आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको एक दफ़ा आपने अगर पढ़ लिया है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, और अगर पढ़ रहे हो तो चलो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसको इंट्रागेटिव की तरफ जाते हैं। चलो ये इंट्रागेटिव में खुद आ गया, ठीक है, इसी स्लाइड में आ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, किसी की चैट है या दोबारा, ठीक है। हाँ यार ऐसा ही है यार, ठीक है, एक तो सारी इंग्लिश में मैसेज लिख लिया करे, मुझे जो है ना यार उर्दू पढ़ने नहीं आती यार। असल में इवन टुडे जो है ना, इवन टुडे ये चीज़ें गलत पढ़ाई जाती है, ग्रामर की बुक में भी, स्कूलों की किताबों में भी ये चीज़ें गलत लिखी गई है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं तो जाहिर बात है मेरा ये फील्ड है और मैं कहता हूँ, तो इस वजह से आपको एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाती है, और वही जो ठीक चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू हैव योर किड्स, समझ आ रही है, आप अपने बच्चों को प्लीज़ ये समझा दीजिएगा, रादर इनके स्कूल के टीचर को भी भेज दीजिएगा। मैं भी भिजवाता रहता हूँ उसको अपने बच्चों के स्कूल के टीचर को कि यार ये गलत है, इसको ठीक कीजिएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। और जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल चेंज नज़र आएगी, ठीक है। एनी हाउ, ठीक है, मैं आपके चेट पढ़ता हूँ दोबारा, ठीक है। हाउ टू मेक इंट्रागेटिव, आप इंट्रागेटिव कैसे बनाओ, ठीक है। अब देखिए हमेशा याद रखना इंट्रागेटिव कैसे बनाया जाता है। इंट्रागेटिव कैसे बनाया जाता है कि हमेशा याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा लें। फॉर एग्जांपल देखिएगा, डू एंड डज आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस। डू एंड डज आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस। डू और डज को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख लीजिएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, देखिएगा मैंने डू स्टार्ट में लगा लिया।
डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं? डू दे हेल्प यू, डू यू गो देयर। ये तो देखो सारे प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, जिसके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं। सो डेफिनेटली इनका जब इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं तो सेंटेंस में हम डू को पहले लगा लेते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से जो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, जिस तरह ही है, शी है, इट है या कोई नेम है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। मसलन डज ही पास द एग्जाम, डज शी ड्रिंक वाटर, डज द बर्ड फ्लाई। क्लियर? एक और सेंटेंस लिखता हूं, फॉर एग्जांपल डज, ठीक है, इट रेन, क्या बारिश होती है? समझ आ गया आपको बात? ठीक है। सो देखें, जहां पर फॉर एग्जांपल सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके साथ फिर हम डू, डज इस्तेमाल कर लेते हैं। आ गया आपको बात समझ में? आप प्लीज इस स्लाइड को एक दफा पढ़ लीजिएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तब हम नीचे जो है ना किसी और टेंस की तरफ जाते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नीचे स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज एक दफा आप इसको रीड आउट कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो यहाँ पूछ लीजिएगा, बिकॉज कि अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, कर देगा सिंगुलर, ओके ठीक है। मसलन मेरी बात सुन लीजिएगा, देखें और से सुन लीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये प्लूरल है। आई वी यू दे, ये चार बनता है, ये प्लूरल है। ये क्या है? ये प्लूरल है। आई वी यू दे, ये प्लूरल है। क्लियर है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप इसको यूज करोगे तो इसके वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आई टीच यू इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, वी विन द मैच, दे प्ले द गेम्स। यहाँ पर देखें इनके वर्ब के साथ मैंने एस या ईएस नहीं लगाया हुआ है। इसके मुकाबले में सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट या कोई भी नेम। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, यानी एक नेम, ज्यादा नहीं। ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होंगे तो उसके वर्ब के साथ हम ऐसे ईएस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, शी कुक्स फूड, ही पॉलिशेस शूज, इट रेन्स, सलीम कम्स टू मी, द सन गिव्स लाइट, द बर्ड फ्लाइज। देखो मैंने ऐसे ही इस लगा लिया, क्यों? ये सिंगुलर है। अब जब आप नेगेटिव बनाते हो तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जिस तरह आई है, वी है, यू है, दे है, इसके नेगेटिव बनाते हुए आपको डू नॉट इस्तेमाल करना पड़ता है। मसलन आई डू नॉट टीच यू, वी डू नॉट विन द मैच, यू डू नॉट फॉलो मी, दे डू नॉट कम हियर। लेकिन जहां सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मसलन ही, शी, इट या कोई नेम, तो उसके साथ आप डजंट इस्तेमाल करते हो। इट डज नॉट फॉलो मी, शी डजंट कुक फूड, इट डजंट ट्रेन रेगुलरली, द सन डजंट गिव लाइट, अहमद डज नॉट टेल अ लाई। जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो जो प्लूरल सब्जेक्ट्स वाले होते हैं, आई वी यू दे, उसके साथ आप डू नॉट सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हो। लेकिन जो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले होते हैं उसके आखिर, उसके स्टार्ट में डज लगाते हो। मसलन डू आई टीच यू, डू वी ईट फूड, डू दे हेल्प यू, डू यू गो देयर, डज ही पास एग्जाम, डज ही ड्रिंक, शी ड्रिंक वाटर, डज द बर्ड फ्लाई, डज ही ट्रेन। यस, आप इसको प्लीज एक दफा गौर से पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल से पढ़ लीजिएगा, तब जाकर हम आगे जाते हैं दूसरे टेंस की तरफ। जी प्लीज, अगर कोई चीज समझ ना आई हो ना तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हो।
जी बिल्कुल ठीक कहते हो आप, मेरी बात सुन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। जब आप नेगेटिव बनाते हो ना, नेगेटिव सेंटेंस, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको ये नजर आते जाए। देखिए ही शी इट, देखो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि फिर बाद में इसको अंडरलाइन खत्म कर देंगे हम, ठीक है। जब आप नेगेटिव बनाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के, मसलन ही शी इट या नेम, फिर जब आप नेगेटिव बनाते हो तो क्या लगाते हो, डज नॉट लगाते हो। क्या लगाते हो, डज नॉट लगाते हो। तो वर्ब के साथ जो एस या ईएस लगा हुआ होता है वो खत्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इस वजह से हम डज लगा लेते हैं। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, द सन डज नॉट, अहमद डज नॉट। क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। तो जहां आप फॉर एग्जांपल इस इनकी नेगेटिव बनाते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो फिर आप क्या होगा कि फिर इसके साथ जो एस या ईएस होगा वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। और इसकी रीजन जो आप पूछ रहे हो कि भाई इसकी रीजन क्या है, असल में जो एस वर्ब के साथ लगा हुआ होता है वो उस वर्ब से हटकर डू के साथ लग जाता है, फिर वो डज बन जाता है। फिर वो क्या बन जाता है, डज बन जाता है। आगे आपको बात समझ में? जी प्लीज एक दफा रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं आपकी चैट पढ़ता हूँ, क्या कहते हो। ओके थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, वंडरफुल। जी प्लीज एक दफा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी बात। फिर मैं जो है ना आगे जाता हूँ। खास याद रखना यार, जब आप प्रेसी राइटिंग पे जाओगे, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है आपके पेपर में, बाद का 7 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो मेजर क्वेश्चन है, टेंसेस ठीक होंगे तो आप लिख सकोगे। यस आगे जाओ। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। मैंने इसके नेगेटिव इंट्रोगेटर नहीं लिखे हुए हैं, मैं अभी साथ साथ लिखता भी हूँ और साथ साथ इंशाल्लाह आपको समझाता भी हूँ। ये बहुत आसान है, ठीक है। मैंने तभी नहीं लिखे हैं, इस वजह से जो है ना मैंने ये नहीं लिखे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी इज यूज। इसमें क्या है कि आई मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी यूज होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हो, इसके साथ आप आई एन जी इस्तेमाल करते हो, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होंगे हमेशा याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आई एन जी इस्तेमाल होगा। इसमें दो चीजें इस्तेमाल होती है, इज और एंड एम आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। इसमें ये देखें, इज है, आर है, एंड एम, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे। क्लियर है, इज, ठीक है। अब इज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इज यूज्ड विद, ये जो इज है ये कैसे इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड विद, ये इस्तेमाल होता है किसके साथ, ही के साथ, यानी इज जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ एंड नेम के साथ। जब भी फॉर एग्जांपल आप इज इस्तेमाल करोगे तो इज कहाँ इस्तेमाल होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी नेम के साथ, और ही शी इट या कोई नेम, ये कौन से है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्लियर है। और इज यूज विद वी यू दे, और किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। एम इज यूज विद आई, जबकि एम इस्तेमाल होता है किसके साथ, आई के साथ इस्तेमाल होता है। थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है, यानी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ी सी डिटेल है, बाकी टेंसेस में डिटेल नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा टेंस है, ठीक है। इसमें क्या है, नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड, यानी इसमें वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, इज,
और am are used as helping verbs. Is used with he, she, it in name. हम इसको इस्तेमाल करते हैं he के साथ, she के साथ, it के साथ, या किसी names के साथ. और is used with we, you, they. are को हम इस्तेमाल करते हैं we, you, they के साथ. am is used with I, जबकि am इस्तेमाल होता है किसके साथ? सिर्फ I के साथ. एग्जाम्पल देखिएगा. अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. क्लियर. अब देखिएगा कि मैंने आई के साथ जो है फॉर एग्जाम्पल एम इस्तेमाल कर लिया. आई के साथ क्या इस्तेमाल कर दिया? एम. और देखिए टीच के साथ आई एन जी इस्तेमाल कर लिया, टीचिंग बना लिया. यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो. देखिए यू के साथ आर इस्तेमाल होता है, मैंने वो हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल कर लिया. और लर्निंग यानी लर्न के साथ आई एन जी इस्तेमाल कर लिया. वी आर प्लेइंग, वी प्लूरल है तो इसके साथ मैंने आर लगा लिया और प्लेइंग कर दिया. प्ले के साथ आई एन जी लगा लिया, प्लेइंग हो गया. ही इज ईटिंग फूड, ही जो है सिंगुलर है तो इसके साथ इज इस्तेमाल होता है और वर्ब के साथ आई एन जी इस्तेमाल करते हुए ईटिंग हो गया. शी इज वॉशिंग क्लोथ्स. क्लियर. अब इस जो है ये फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर शी के साथ इस्तेमाल होता है और इसके साथ मैंने क्या कर दिया? आई एन जी लगा दिया. थोड़ी बहुत समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? ठीक है, एक मिनट में आपकी चैट पढ़ लेता हूँ क्या. ठीक है. कैन यू एक्सप्लेन व्हेन. हाँ, मैं आपको ये बता दूंगा, बिल्कुल ही आपको बता दूंगा कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे. वंडरफुल यार, आपके बड़े अच्छे क्वेश्चन है. मैं आपको सारे बता दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है, पहले आप टेंस सीख लीजिएगा. ठीक है, ये देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो आपने देख लिया. ठीक है. हाउ टू मेक नेगेटिव. अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, उसका हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? हाउ टू मेक अ नेगेटिव. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस. हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो है हम कैसे बनाते हैं? ठीक है. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? क्लियर. हमेशा याद रखना यार, नेगेटिव सेंटेंसेस जो है बहुत आसान होते हैं. जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया होता है और उस सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाना चाहते हो, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाइएगा. ठीक है. राइट नॉट. ठीक है. राइट नॉट. राइट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया गया होता है उसके फौरन बाद आप क्या लगा लीजिएगा? आप नॉट लगा लीजिएगा. ठीक है. अभी एग्जांपल आपको दे देता हूँ यार, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे. अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इन्हीं एग्जांपल्स को कॉपी करके ले लेता हूँ. ठीक है. और इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं, मेरे ख्याल में आपके लिए बड़ा वो क्या हो जाएगा? आसान सा हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, आप फार्मूला पढ़ते जाइएगा कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो और किसी भी सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, ऑलरेडी क्या हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके फौरन बाद नॉट लगाइएगा. आप देखिएगा, आई एम नॉट टीचिंग यू, यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट लर्निंग, वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग. समझ आ रही है आपको बात? ठीक है. ही इज नॉट ईटिंग, he is not eating, she is not washing. क्लियर. यानी जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, जब भी किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है और आप उसकी नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो हेल्पिंग वर्ब यानी राइट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप क्या लगा लीजिएगा? आप नॉट लगा लीजिएगा. आपको फौरन क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. मसलन आई एम नॉट टीचिंग यू, देखो नॉट एम हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मैंने नॉट लगा लिया. यू आर नॉट लर्निंग और हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा लिया. वी आर नॉट और हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा लिया. ही इज नॉट ईटिंग फूड, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स. थोड़ी बहुत समझ आ रही है आपको बात? क्लियर हो रही है? आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा. ठीक है. मैं आपको एक अनदर चीज समझाता हूँ यहाँ पर. ठीक है. इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे. ठीक है. कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है. हम नेगेटिव तो बनाते हैं, समझ आ गया आपको बात? ठीक है. अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी
हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर कोई फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, हम उसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, यानी सवालिया सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जिसको आप क्वेश्चन कहते हो, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कैसे बनाएंगे। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। यानी हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है यार, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। हमेशा याद रखना कि जिस तरह किसी सेंटेंस में का आप नेगेटिव बनाते हो और उसमें ऑलरेडी जो है ना कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो आप नॉट लगाते हो। आप क्या लगा लेते हो, नॉट, ठीक है। स्टार्ट में यूज होंगे, जबरदस्त, वेरी गुड यार, आपको सेंटेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ गया एक बार, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और उसका आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो, तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा लीजिएगा, ठीक है। यानी राइट, ठीक है, यानी राइट द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के शुरू में आप लगा लीजिएगा। राइट द हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, इसको सेंटेंस की कहां पर लगा लीजिएगा, स्टार्ट में जो है ना लगा लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता के दे देता हूँ, सॉरी, ठीक है। मसलन अभी हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इन सेंटेंसेस को जो है हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ताकि आपके लिए आसान हो। एग्जाम्पल वही होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इन सेंटेंसेस की, देखिएगा, आई एम टीचिंग यू। अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल इस एम को क्रॉस करता हूं और इसको मैं सेंटेंस के शुरू में ले आता हूं, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और आखिर में फुल स्टॉप की बजाय क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप की बजाय क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है। यहां पर अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल और, क्लियर, आर यू, अगर मैं इसको सेंटेंस के शुरू में ले आता हूं, आर यू, फॉर एग्जांपल, आर यू लर्निंग वेल, और सेंटेंस के आखिर में फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप की बजाय क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। और वी, फॉर एग्जांपल देखिएगा, और को यानी देखिएगा, ठीक है, यानी और वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। समझ आ गया आपको, ठीक है। यानी और वी प्लेइंग, ठीक है, और आखिर में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप की बजाय यानी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये बड़ी आसान आसान सी बातें हैं यार, ठीक है। लेकिन चूंकि हम अब चूंकि काफ़ी अर्सा इस चीज़ से अनटच रहने की वजह से जो है ना वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, माइंड से निकल जाती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल देखिएगा, इज ही, ठीक है, यानी इज ही ईटिंग फूड, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। जहां तुम्हें समझ ना आए तो प्लीज आप मुझसे आमीन हर सूरत में पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही है, क्योंकि ये इतनी मुश्किल नहीं है, और अल्लाह करे ये मजीद आपके लिए क्या हो जाए, आमीन, आसान हो जाए, ठीक है। इज शी वॉशिंग क्लोथ्स, और आखिर में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक दफ़ा प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, आई होप कि आपके लिए आसान होगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी प्लीज़ पूछिए। सर, ये एक एग्जांपल है, आर वी आर प्लेइंग गेम, इसके अंदर 2 बार आर आ रहा है, 2 टाइम्स। ये कहाँ पर है, आरबी? ये इंट्रोगेटिव में। एक मिनट, मैंने कहीं 2 दफ़ा शायद ना लिख लिया हो। थर्ड एम आई टी, एग्जांपल है। आर यू लर्निंग, हाँ, आर वी आर, हाँ, यहाँ से ये मैंने काट लिया था, ये शायद सेव नहीं किया मैंने। आर वी प्लेइंग गेम्स, यस, 2 दफ़ा तो ज़ाहिर है हेल्पिंग नहीं आ सकता। थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, समझ आ गया, क्लियर होते जा रहे। जी प्लीज़ आगे जाऊँ, आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा प्लीज़।
जी प्लीज पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो हम आगे जाते हैं। यस, इसके बाद देखिएगा, देयर इज अनदर टेंस दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यार याद रखना, देखें टेंसेस खत्म होने के फौरन बाद हम फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। अगर आपको अभी से क्लियर हो गया है तो आपको वो आसानी से समझ आ जाएंगे। अदरवाइज आप उधर मुझसे फिर बार बार पूछोगे, सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और मुझे ये सारी चीजें दोबारा आपको नए सिरे से समझाने पड़ेंगे, ठीक है। सो बेहतर ये है कि आप बहुत डिटेल के साथ इसको पढ़ लीजिए। अब देखिएगा, द थर्ड सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म। और इसमें इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल हैज एंड हैव आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। इसमें हैज और हैव जो है क्या इस्तेमाल होता है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हैज एंड हैव आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हैज इज यूज्ड, अब देखिए जरा, हैज इज यूज्ड विद ही शी इट एंड नेम, यानी हैज कहां पर इस्तेमाल होता है? ही शी इट, एक में सर और अच्छा, आर वी आर प्लेइंग गेम्स, इसमें आर द, हाँ मैंने वो हटा दिया मैंने, दोबारा मैं आपको उधर ले जाता हूँ। ये वो गलती से मैंने शायद 2 दफा लिख लिया था, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही टाइप करता रहता हूँ तो पॉसिबिलिटीज दे रही है। ये जी जी देखिए सर, वो यहाँ पर क्लियर हो गया है, वो क्लियर हो गया। आर बी प्ले, हाँ आर बी प्लेइंग गेम्स, ठीक है, प्लीज थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब देखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। द वर्ब की कौन सी फॉर्म में इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हो जाएगी। हैज एंड हैव और यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? एक हैज इस्तेमाल होगा और एक हैव इस्तेमाल होगा। क्लियर? अब हैज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हैज इज यूज, ये जो हैज है ये इस्तेमाल होता है विद ही, शी, इट एंड नेम, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी हैज इस्तेमाल होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ एंड नेम, यानी ये तीन चीजें हैं, सॉरी चार चीजें हैं जिनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जिनके साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं। यानी हैज इस्तेमाल होगा किस चीज के साथ? यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। क्लियर? जबकि हैव इज यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे। जबकि हैव जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? यानी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ। अभी आपको एग्जांपल देते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से ये बातें क्लियर हो जाएगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं आई हैव वन द मैच, अब देखो आई के साथ मैंने हैव इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हेन, वन, वन। क्लियर? वी हैव प्लेड अ मैच, अब देखिएगा वी के साथ हमने हैव इस्तेमाल किया, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैव मेड अ डिसीजन, आपने फैसला कर लिया, यू के साथ हमने हैव इस्तेमाल कर लिया, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव गॉन होम, वो घर जा चुके हैं। क्लियर? दे प्लूरल है, हैव इस्तेमाल हो गया, इसके साथ वर्ब की थर्ड इस्तेमाल हो गया। ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। अब देखो, देखें ही सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाए। क्लियर? शी हैज ईटन फूड, शी सिंगुलर है, इसके साथ मैंने हैज इस्तेमाल कर दिया। द सन हैज गिवन लाइट, सन नेम है, इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? हैज इस्तेमाल कर दिया। अगर मैं कहता हूं इट हैज रेन, यानी बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन। अब देखिएगा, यानी हैज मैंने इस्तेमाल कर दिया, इट चूंकि सिंगुलर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने इसके साथ इस्तेमाल कर दी। क्लियर? तो हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें हैज एंड हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हैज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और नेम के साथ। हैव इस्तेमाल होता है आई, वी, यू और दे के साथ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आई हैव वन द मैच, मैंने आई के साथ हैव इस्तेमाल कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैव प्लेड अ मैच, वी
के साथ मैंने हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैव मेड अ डिसीजन, दे हैव गॉन होम, ही हैज रिटन अ लेटर। अब इसके बाद प्लूरल यानी सिंगुलर स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल देखिएगा, शी हैज ईटन फूड, सॉरी ही हैज रिटन अ लेटर, शी हैज ईटन फूड, द सन हैज गिवन लाइट, इट हैज रेन। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। इसके बाद है another, जो आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, देयर इज another क्वेश्चन, यानी हाउ टू मेक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, यानी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? जब आप नेगेटिव बनाते हो, मैंने पहले भी आपको बात बताई, नॉट इज यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है और आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो आप इस क्या करें, नॉट इस्तेमाल कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट वन द मैच, ही हैज नॉट ईटन फूड। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है ना 2-3 एग्जाम्पल ली हुई है, मैं एक दो और ले लेता हूँ, ठीक है। मसलन जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो, जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में मौजूद हो और आप उसके नेगेटिव बनाना चाहते हो, आप क्या बनाना चाहते हो, उसके नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ता है आपको? सिर्फ जो है ना, यानी उस हेल्पिंग वर्ब के फौरन आप क्या लगा लीजिएगा, आप नॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या लगा लीजिएगा, नॉट लगा लीजिएगा। जिस तरह मैंने एक दो एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है, और आपको मजीद एग्जांपल आप यहाँ से कॉपी करके दे देता हूँ, ठीक है। मसलन ये सेंटेंसेस है, अगर मैं इन सेंटेंसेस को इधर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लिखिएगा, वी हैव नॉट, ठीक है, प्लेड, यू हैव नॉट, यानी चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो इस वजह से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ नॉट लगा लीजिएगा, ही हैज नॉट रिटन। क्लियर? तो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है और आप उस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप क्या लगा लीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म बाद नॉट लगा लीजिएगा। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। मसलन अब हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, ठीक है, जिसको आप क्वेश्चन मार्क सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, हैव और रिटन बिफोर दिस सब्जेक्ट। मैंने पहले आपको बात बताई ना कि जहां ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब को क्या कीजिएगा, सेंटेंस के शुरू में लगा लीजिएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है? मसलन देखिएगा, ये मैंने 2-3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको और भी एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, हैव यू वन द मैच, यहां पर आप देखिएगा कि हमने क्या कर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हैव यू, यानी हमने क्या कर दिया, इस हैव को जो कि हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस के शुरू में कर दिया। हैज शी गॉन देयर, यहाँ पर हमने ये हेल्पिंग वर्ब एज जो है सेंटेंस के शुरू में कर दिया। क्लियर? अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो, आई हैव वन द मैच, यहाँ आप इस हेल्पिंग वर्ब को क्या कीजिएगा, सेंटेंस के शुरू में कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हो, वी हैव प्लेड, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ से इन हैव को सेंटेंस के शुरू में कर दीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये सेंटेंस के फॉर एग्जांपल शुरू में हो जाता है। क्लियर? दे हैव, ठीक है, दे हैव गॉन। क्लियर? अगर आप इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से लेते हो और सेंटेंस के शुरू में करते हो, समझ आ गया हुआ? ठीक है। तो जहां पर फॉर एग्जांपल आप यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो, तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब को क्या कर लीजिएगा, सेंटेंस के शुरू में कर लीजिएगा। और आखिर में आपने क्या करना होता है, आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। हमेशा याद रखना यार, एग्जामिनर जरूर ऐसे सेंटेंसेस देता है, लेकिन अक्सर औकात वो क्या करता है, वो हेल्पिंग वर्ब ना, सॉरी, आखिर में जो है यानी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। आखिर में क्या करता है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता होता है। और आप समझते हो कि एग्जामिनर ने ठीक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हुआ है,
क्वेश्चन मार्क अगर आपने नहीं लिखा हुआ है फिर भी सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सो इन चीज़ों का आपने क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल नहीं है। आई होप वेरी मच ईजी, और आपके लिए इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना रेडी हो गई है। अब आप देखें, एक नज़र इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप के कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझना है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम किसी और जो है ना टॉपिक पे चले जाते हैं। मैं इसको दोबारा, ये प्रेजेंट जो है ना परफेक्ट टेंस है, इसको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर हम जाते हैं कहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। प्लीज रीड आउट कीजिएगा। हाँ, ये तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको जैसे ही क्लास खत्म हो जाए ना, I'll send you, इंशाल्लाह कल भी मैंने भेजे हुए थे और आज इंशाल्लाह आपको भेजूंगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। नमाज, जी बिल्कुल नमाज ब्रेक है, मैं अभी आपको कहने वाला था। हाँ ठीक है, और नमाज ब्रेक अभी करते हैं। आप 2 मिनट के लिए इसको रीड आउट कीजिएगा, फिर आप फौरन नमाज ब्रेक पे चले जाइएगा। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ और हम 5:10 पे दोबारा जो है ना इंशाल्लाह एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से जहाँ से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया, इसके बाद हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर हम क्या करते हैं, वी शुड गो फॉर द नमाज ब्रेक। सो व्हाट अबाउट यस्टरडेज क्लास? वो यार यस्टरडे वाले तो मैंने नोट्स भी आपको भेज दिए हुए हैं। अगर आप ग्रुप में शामिल हो, ठीक है, यही स्लाइड मैं दोबारा आपको भेज देता हूँ, ठीक है। उसमें यस्टरडे वाली नोट्स भी होंगे, ठीक है। चूंकि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं हमेशा सिर्फ एक ही फोल्डर में लिखता हूँ और उसी फोल्डर में जो है, ठीक है, वो हो जाए। मोहम्मद उस्मान रेज्ड हैंड। जी उस्मान, क्या कहना चाहते हो, प्लीज आप कह दीजिएगा अगर आपने कुछ कहना है, ठीक है। तो जी सर, हाँ सर, ये जो ग्रुप वगैरह है इसमें मैं तो नहीं चाहे ना, मुझे कुछ समझ ग्रुप तो बता दे व्हाट्सएप वगैरह, इस पर ज्वाइन होना। यार एक मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप प्लीज दोबारा बोलिए, जरा ऊंचा बोले। सर जो ये ग्रुप है जिसपे हमने ऐड होना है, ये व्हाट्सएप ग्रुप कोई मेरा नहीं शो हो रहा, ना पता चल रहा है किधर पहली तरह व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दे मेरा नंबर, किस पे होना मुझे बता दे, मैं खुद ऐड। हाँ ठीक है, आप इस तरह करें ना, मैं मेरा नंबर नोट कीजिएगा, मुझे अभी एक मैसेज भेज दीजिएगा, 0334 605 05। यार मैं आपके साथ आपको स्क्रीन नजर आ रहे हैं? एक मिनट, मैं चैट में जो है, मैं एक मिनट, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि आवाज जो है ना पास नहीं हो रही है, ठीक है। 0334 605 884, ये मेरा सेल नंबर है। आप इस पे मुझे ना व्हाट्सएप की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पर्सनली भी भेज देता हूँ, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं आपको अभी जो है ना वो कर देता हूँ, आप प्लीज जो है ना ये मुझे भेज दीजिएगा अपना। 0534। कल क्लास किस टाइम हुई थी? हाँ 4 to 6 हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप कल की बात करो, यानी आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडमन ने तो कहा 4 बजे क्लास नहीं होगी, 5 बजे। हम सॉरी, ये तो फिर आप उनसे प्लीज बात कीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से तो 4 बजे का टाइम था जो उन्होंने मुझे दिया था, और वो मसला हल हो गया था, ठीक है। एनी हाउ, परेशान ना हो, सब क्लियर हो जाएगा। ये मेरा सेल नंबर है, आपने लिख लिया होगा, आप मुझे इस पे मैसेज कीजिएगा, और मैं फिर आप क्या करता हूँ, फिर मैं आपको जो है ना आप सबको जो है ना दोबारा नोट्स भेज देता हूँ, क्लियर है। बाकी वो टैक्स की नहीं थी यार, आई एम सॉरी, ठीक है। आप ये बातें कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उनसे मैं पूछ लूंगा उन्होंने क्यों नहीं बताया। अब ये नमाज का ब्रेक हो रहा है, तो प्लीज कोई बताएगा कल क्या पढ़ाया था। आई एम सॉरी, ठीक है। ये बाकी एक दूसरे से पूछ लीजिएगा, अभी इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है।
चलो जी, नमाज ब्रेक है। फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, एक दूसरे से वो करते हैं क्या, oh my goodness। नमाज पढ़ ले नमाज यार, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को इंशाल्लाह।
जी प्लीज स्टार्ट कर लेते हैं, आपके चैट क्लास स्टार्ट नहीं हुई। चलो जी अभी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हम पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। हमेशा याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे आप कहते हो, ठीक है, in the past indefinite tense always, I mean second form of the verb is used in the sentence। वर्ब की कौन सी फॉर्म में इस्तेमाल होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। क्लियर? यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म में इस्तेमाल होती है? सेकंड फॉर्म। ओके, वो भी इंक्लूड है। उसमें एक और चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, एक और चीज है जिसमें सेंस और फॉर का इस्तेमाल है। इस वजह से मैंने यहाँ बीच में से निकाल दिया क्योंकि आगे मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाने हैं, मैं उसके लिए आपका बैकग्राउंड बना रहा हूँ, वो मैंने पढ़ाने हैं। आप यू नीड नॉट टू टेक एनी टेंशन, आप मैंने सारी चीजें इंशाल्लाह पढ़ा देंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई रोट अ लेटर। अब देखो आई रोट, रोट जो है फॉर एग्जाम्पल क्या है? यानी राइट फर्स्ट फॉर्म में है, रोट सेकंड फॉर्म है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, यानी आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिख लिया। शी वॉश्ड क्लोथ्स, दे ड्रैंक वाटर, ही एट फूड। यानी हमेशा याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। अनदर थिंग इज दैट, अगर हम एक और बात करते हैं, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाओगे? हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। डू नॉट इज यूज्ड बिफोर द वर्ब। जो वर्ब होता है जिसकी सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल की होती है, उससे पहले डिड नॉट इस्तेमाल होता है, एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। और इस तरीके से जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो किस में चेंज हो जाती है? वो फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। यस, अब देखिएगा, आई डिड नॉट, मैंने डिड नॉट इस्तेमाल कर लिया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी, अब वो वापस राइट हो गई है, बिकॉज डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म है। डिड बजाते खुद डू का सेकंड फॉर्म है, इसलिए किसी एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं हो सकते। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, दे डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ही डिड नॉट ईट फूड। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, वही एग्जांपल है जो जिसको हमने नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आप नेगेटिव बनाते हो, क्या बनाते हो? नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो क्या इस्तेमाल करते हो? डिड नॉट इस्तेमाल करते हो। क्या इस्तेमाल करते हो? डिड नॉट इस्तेमाल करते हो आप। और जब आप डिड नॉट इस्तेमाल कर लेते हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाती है। क्लियर? मसलन, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, she did not wash clothes, they did not drink water, he did not eat food. Yes? Another है, how to make interrogative sentences। आप इसके interrogative sentences कैसे बनाओगे? How to make interrogative sentences, आप interrogative sentences कैसे बनाओगे? ठीक है, देखिएगा जरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, did is written at the start of a sentence। हमेशा याद रखना, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेकर आना पड़ता है। मसलन आप देखिएगा, यानी did is written at the start of a sentence, did is written at the start of a sentence। फॉर एग्जाम्पल, did I write a letter, देखो मैंने did को स्टार्ट में कर दिया। did she wash clothes, did they drink water, did he eat food। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यानी सो मेनी डिड यू लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? समझ आ गए? यानी हमने क्या कर दिया कि जब भी
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का आप इंट्रोगेटिव बनाते हो, क्या बनाते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो। क्लियर? तो डिड क्या हो जाते हैं? सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। डिड क्या हो जाते हैं? सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिड वी विन द मैच, डिड वी विन द मैच। क्लियर? यहाँ पर आप क्या करते हो? यानी डिड को सेंटेंस के शुरू में लेकर आते हो, तब जाकर वो क्या बन जाता है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो रही है आपको बात? आई होप कि इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लियर है? अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, डिड द सन शाइन, क्या सूरज चमकता है? अब देखो, अब देखिएगा, मैंने डिड इस्तेमाल कर दिया तो शाइन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने इस्तेमाल कर दिया। क्लियर? तो जहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हो और आप उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हो, तो आपको डिड इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? डिड इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर? दोबारा देख लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, चूंकि इसका आगे यूज आने वाला है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन सेंटेंस। यानी सेंटेंस में क्या इस्तेमाल होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल, आई रोट अ लेटर। देखो, देखिए, जब आप इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट या क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आई रोट अ लेटर, शी वॉश्ड क्लोथ्स, दे ड्रैंक वाटर, ही एट फूड। यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हो गई। लेकिन जब आप इसकी नेगेटिव बनाते हो तो आपको डिड इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी डिड नॉट हो जाता है। और जब डिड इस्तेमाल हो जाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। डिड नॉट इज यूज्ड बिफोर द वर्ब, द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज्ड इनटू फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, दे डिड नॉट ड्रिंक वाटर, he did not eat food. Yes, similarly, जब आप interrogative बनाना चाहते हो, how to make interrogative sentences? Did is written at the start of the sentence. For example, did I write a letter? Did she wash clothes? Did they drink water? Did he eat food? Did you listen to me? Did we win the match? Did the sun shine? Yes, ये past indefinite tense है। प्लीज आप 1 मिनट के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नहीं, देखिए, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें अपने हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, उसमें हैज एंड हैव इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। डिड जो है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। डिड पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं होता। क्या करते नोमी? उठना जो बाहर उसको हम मारी जोड़ना छुए कैसा देख अपना मोबाइल ना सीधे पता नहीं। यस, पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखिएगा, हम अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसी बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बहुत आसान है यार, इंतहाई आसान है। हमेशा याद रखना कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होंगे, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत आसान होते हैं। क्यों? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड इन द सेंटेंस।
क्लियर। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आई मीन फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। क्लियर। लेकिन चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इस वजह से यहाँ पर वाज एंड वर आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होंगे, वाज या वर इस्तेमाल होंगे। क्लियर हो या आपको? वाज इज यूज्ड विद ही, शी, इट, क्लियर, आई एंड नेम। वाज कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ एंड नेम के साथ। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यानी वाज कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, वाज इस्तेमाल होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एंड आई के साथ एंड नेम के साथ। क्लियर, इनके साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। वर इज यूज्ड विद वी, यू एंड दे, जबकि वर इस्तेमाल होता है वी, यू, दे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, अब देखिए मैंने वाज लगा लिया और टीचिंग ING कर लिया। यू वर लर्निंग, यू वर लर्निंग। अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल, यू वर लर्निंग, आप सीख रहे थे, यू वर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे थे। यहाँ पर देखिए यू के साथ वर लगता है और ING। शी वॉज ईटिंग फूड, आई मीन शी सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगा लिया और ईटिंग कर लिया। द मून वाज गिविंग लाइट, द मून वाज गिविंग लाइट। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वाज है और ING इस्तेमाल कर लिया। क्लियर हो रही है आपको बात? मुश्किल है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है? अगर मैं कहता हूँ अनदर एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, वी वर विनिंग, वी वर विनिंग द मैच, वी वर विनिंग द मैच, हम मैच जीत रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने वर इस्तेमाल कर लिया, क्लियर, और ING यानी इनफॉर्म इस्तेमाल कर लिया। क्लियर हो गया आपका बात? ठीक है, शी वॉज कुकिंग फूड, यस, तो शी वॉज कुकिंग फूड। तो यहाँ पर देखिएगा वाज और कुकिंग यानी ING इसके साथ इस्तेमाल कर लिया। यस, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट ना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है आसान है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल नजर नहीं आती है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING इस्तेमाल करते हो। वाज एंड वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं। वाज इज यूज्ड विद ही, शी, इट, आई एंड नेम। वर इज यूज्ड विद वी, यू एंड दे। For example, I was teaching you, you were learning English, she was eating food, yes, the moon was giving light, we were winning the match, she was cooking food, yes। क्लियर हो रही है आपको बात? समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, दे वर, यस, दे वर हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद कर रहे थे। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल दे प्लूरल है, उसके साथ वर लगा लिया और हेल्प के साथ ING इस्तेमाल कर लिया। थोड़ी बात क्लियर हो रही है आपको? समझ आ रही है? अब देखिएगा, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर यार, कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, जिस तरह यहाँ पर पास्ट टेंस में वाज और वर जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए, तो उनके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना बड़ा आसान होता है। अगर आप इसके इंट्रोगेटिव बनाते हो तो क्या करोगे, ये हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लीजिएगा। राइट द हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, वाज आई टीचिंग यू, वर यू लर्निंग इट, वाज ही फ्लाइंग काइट्स, वर दे फाइटिंग। यस, आसान है, बार बार यही बातें रिपीट हो रही है। सिर्फ ये है कि हर टेंस में क्या होता है, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, हर टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। ठीक है, सो दैट इज वाई, ठीक है, मसलन अगर आप इसका फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव, सॉरी, यस एग्जैक्ट, हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी मैंने लफ्ज गलत लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, हाउ टू मेक द, यानी how to make a negative, how to make negative sentence, right not after the helping verb के फॉर्म पर आप not लगाइएगा। फॉर एग्जांपल, I was not teaching you,
You were not learning English, you were not eating food, the moon was not giving light. मुश्किल है। तो जहाँ फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं और आप उनके इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो, तो फौरन क्या लगा लीजिएगा, फौरन हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लीजिएगा। और जब आप इसके नेगेटिव बनाना चाहते हो तो उस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप क्या लगा लीजिएगा, नॉट लगा लीजिएगा। सेंटेंस क्या हो जाता है, सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। यस प्लीज एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम किसी और टेंस की तरफ जाते हैं। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं? प्लीज आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी सर। जी देखिएगा जरा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी मैं कहता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म। यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, हैड इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। पहली बात तो ये है कि इसमें आमीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है। क्लियर, यानी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म। जस्ट ठीक है, ओके ओके, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्लियर, एंड देन हैड इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, हैड इस्तेमाल होगा। क्लियर है जी? प्लीज आप में से मोहम्मद उस्मान रेज्ड हैंड, जो आपने क्या हुआ कुछ कहना चाहते हो प्लीज बोल लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल लिखिएगा, मैं ठीक है, बहुत ज्यादा रेड कलर इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि सारी चीजें क्लियर नजर आए। ठीक है, यस, फॉर एग्जांपल लिखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है, एग्जांपल से इंशाल्लाह आपकी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ, देखिएगा, आई हैड टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखो, हैड इस्तेमाल हुआ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई है। यू हैड अंडरस्टूड इट, यू हैड इस्तेमाल हो गया वर्ब की, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई। वी हैड वन द मैच, हमने मैच जीत लिया था। क्लियर, वी, और ये देखिए हैड इस्तेमाल हुआ और वन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड ईटन फूड, हैड इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। ही हैड गॉन देयर,
समझ आ गया आपको बात? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ आई हैड हेल्प्ड हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हैड इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो हमेशा याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और हैड जो है वो क्या होगा? एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहता हूँ दे हैड अराइव्ड, दे हैड अराइव्ड हियर, वो यहाँ आ चुके थे, दे हैड अराइव्ड। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ और हैड को क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ। यार समझ आ रही है आपको? हाउ टू मेक नेगेटिव, यार बड़ा आसान है यार, ये कॉन्सेप्ट तो अब आपको आपके माइंड में इंशाल्लाह बैठ चुका होगा। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, जब भी किसी सेंटेंस में ऑलरेडी कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो और आप इसको बनाना चाहते हो, तो उस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप क्या लगाइएगा? नॉट लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? नॉट इस्तेमाल कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, राइट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट थॉट यू, देखो हैड नॉट, यू हैड नॉट अंडरस्टूड इट, क्लियर? वी हैड नॉट वन द मैच, शी हैड नॉट इटन फूड, दे हैड नॉट गॉन देयर, क्लियर? ये दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी सेंटेंस के आप नेगेटिव बनाना चाहते हो और ऑलरेडी वहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, ऑलरेडी वहां पर क्या मौजूद हो? वहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद हो, तो आप उस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद क्या लगा लीजिएगा? नॉट लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? नॉट लगा लीजिएगा। ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस क्या बन जाता है? वो नेगेटिव बन जाता है। हाउ टू मेक इंट्रैगेटिव, बहुत आसान है। ये कंसेप्ट कितनी दफा गुजर चुका है, ठीक है? कि जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद और आप उसके इंट्रैगेटिव बनाना चाहते हो, आप क्या बनाना चाहते हो? इंट्रैगेटिव बनाना चाहते हो, तो आप क्या कीजिएगा कि उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस के शुरू में लगा लीजिएगा। मसलन देखिएगा, हैड आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था। हैड यू अंडरस्टूड इट, क्या आपको समझ आई थी बात? हैड यू वन द मैच, क्या आप मैच जीत चुके थे? हैड शी इटन फूड, क्या वो खाना खा चुकी थी? हैड ही गॉन देयर, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल, अगर मैं करता हूँ इसको इस तरीके से, हैड यानी हैड आई हेल्प यू, क्या मैंने तुम्हारी कोई मदद की थी? समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, यहाँ पर आखिर में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद देखिएगा इसको, फॉर एग्जांपल हैड दे, ठीक है? यानी सॉरी, इसको सेट करते हैं, ठीक है? वालेकुम सलाम बच्चे जी, कैसे हो? ठीक है, खैर कहते हैं फर्स्ट क्लास हो, ठीक है? अच्छा, तो ये आई होप कि आपको समझ आ चुके होंगे, ठीक है? हमेशा याद रखना कि जब भी आप इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो, तो इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है? कि सेंटेंस में आई मीन हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आते हैं और आखिर में क्या लगा लेते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। जी प्लीज पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ साथ तक पढ़ते जाइएगा, मैं एक और 10 साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? इस
इट, यू, दे और कोई नेम आ जाता है तो हम विल इस्तेमाल कर लेते हैं। नो डाउट कि आज रूटीन लाइफ में सिर्फ विल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली आई और बी के साथ सिर्फ शैल इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक नेगेटिव, बहुत आसान है यार, ठीक है। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, मैंने पहले आपको बात बताई ना कि जहां पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, जहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, उस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप क्या लगाएंगे? आप हमेशा सिर्फ नॉट लगाएंगे, सेंटेंस क्या हो जाता है? वो नेगेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल नॉट हेल्प यू, ठीक है, वी शैल नॉट विन द मैच, ठीक है, यू विल नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यानी जहाँ हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके फौरन बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप सिर्फ नॉट लगाएंगे, ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाता है? सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। सेंटेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव बन जाता है। मसलन ये सेंटेंस आप प्लीज रीड आउट कीजिएगा, ये बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कोई आपको मुश्किल नजर नहीं आएगी। क्लियर हो गया आपको बात? समझ आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि जहां पर भी फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो और आप इंट्रैगेटिव बनाना चाहते हो, यानी हाउ टू मेक इंट्रैगेटिव, हाउ टू मेक इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस, आप इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? क्लियर? मैंने पहले आपको बात बताई थी ना कि जब भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लिख लीजिएगा, यानी राइट द हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में लगा लीजिएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये इंट्रैगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सेंटेंसेस को यूं करता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये शैल आई हेल्प, ठीक है, शैल आई हेल्प यू, और आखिर में क्या हो जाएगा? यानी ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, शैल वी विन द मैच, और आखिर में क्या हो जाता है? आई मीन क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। यहाँ पर मैंने विल का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मैं कहता हूँ विल, यानी विल यू विजिट मी, और आखिर में क्या आएगा? ये क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हो आपको बात? ठीक है। या फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल ही ईट फूड, और आखिर में क्या हो जाता है? यानी आखिर में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अनदर सेंटेंस जो मैंने सारे लिखे हुए हैं, यहाँ से आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में जैसे ही लगाएंगे, यह आपका सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव बनते जा रहा है। यस, आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। अब जाकर हम क्या करते हैं, जो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पढ़ाने थे उसकी तरफ जाते हैं। आप एक दफ़ा प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा। आई नो कि आपको मुश्किल नज़र आ रहा होगा, पॉसिबिलिटीज़ देयर कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ जाने के बाद शायद बोर भी होंगे, लेकिन यह है कि ये हमारी ज़रूरत का हिस्सा है, तो इस वजह से जो है ना हम इसको इस अंदाज से देखते हैं। प्लीज़ एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा इसको, फिर इसके बाद जो है ना हम अपने जिस मकसद के लिए हम पढ़ रहे थे ये सेंटेंसेस, ताकि हमारा वो अभी फिर हम उसको क्लियर करें। यस प्लीज, एनी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो? जी प्लीज बोलें, एनी क्वेश्चन? नो सर। समझ आ गए? बहुत अच्छी तरह सर। इट्स वंडरफुल यार, बस मेरी यही ख्वाहिश है यार आप सबको जो है ना ये समझ आ जाए। ठीक है, तो एक तो और चीज़ है, कभी हमारे पास सिर्फ 4-5 मिनट रह रहे हैं और फिर इसके बाद जो है ना हम वो हो रहा है,
बीसी की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मेरे ख्याल में कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में ले जाते ताकि आपको सही कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपको दोबारा वापस लेकर जाता हूँ टेंसेस की तरफ। ये जहाँ जहाँ है, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किए हुए थे टेंसेस, क्लियर है। ये सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। फौरन जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये स्लाइड शेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने उसी ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा जो मेरे पास मौजूद है, पता नहीं कौन सा टेंस है यार, ठीक है ना, कौन सा ग्रुप है। जी बिल्कुल, बिजनेस इंग्लिश बी स्टडीज कुछ इस तरह है, मैं आपके साथ ही शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सर हमारी बिजनेस की क्लास कब से स्टार्ट होगी? बस इसके फौरन बाद है, 6 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। जी प्लीज, इसके बाद ये सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बिजनेस की क्लास 6 से 8 बजे तक है? जी जी, उनकी क्लास, उनकी टाइमिंग उन्होंने 6 से 8 बजे रखी हुई है, लेकिन हम 6:10 पे क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि 6 बजे नमाज का टाइम हो जाता है, तो हम नमाज पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद 6 जो है ना 15 पे इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सर मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बिजनेस की क्लास फौरन स्टार्ट हो रही है। मुझे तो था कि ये बाद में स्टार्ट होगी हमारी क्लास, कहीं कुछ दिन तक, पहले इंग्लिश की फिर उसके बाद सेकंड। तेरी खैर। अच्छा, वो हमने 2 क्लासेस ली हुई है और हमने कुछ चीज़ें पढ़ भी ली है, मैं आपको वो फॉरवर्ड भी कर लेता हूँ और आप पढ़ भी लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं रेडी हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। जी ठीक है सर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप प्लीज रीड आउट कीजिएगा। किसी ने नो सर लिखा हुआ है, मोहम्मद अहमद, नो सर, बिजनेस की कौन सी क्लास ये, यानी आज क्लास है ना यार, बिजनेस की क्लास है, ठीक है। नहीं सर, आई थिंक हम में से बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, बिकॉज हम जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं, यही 3 जो हमारा फर्स्ट लेवल में है ना, इंग्लिश और बिजनेस बिहेवियर की। हाँ हाँ तो हम तो ये आई थिंक नहीं हाँ ले रहे हाँ, क्लास। वो असल में इस तरह है, मैं आपको बात बताता हूँ, वो असल में इस तरह है, शायद आप सब तक टाइम टेबल नहीं जा चुका होगा कि हमारी क्लास है फ्राइडे को और सैटरडे को। फ्राइडे को हमारी क्लास होती है 4 से लेकर 6 बजे तक इंग्लिश की क्लास होती है और 6 से लेकर 8 बजे तक बीसी की क्लास होती है। हमारी कल भी 2 इस तरह क्लासेस हुई है और आज के लिए भी टाइम टेबल इस तरह है, आज सैटरडे है कि 4 से लेकर 6 बजे तक इंग्लिश की क्लास है और 6 से लेकर 8 बजे तक बीसी की क्लास है। ये टाइम टेबल मेरे ख्याल में सराली ने आप सबके साथ शेयर कर दिया होगा। बताना चाहिए था इनको हेड ऑफिस को, लेकिन हमें जो है ना कोई भी हमें तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी सर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर इसके बारे में। हम में से तो आई थिंक बहुत से दोस्तों ने नहीं ली होगी क्लास बिजनेस की। हमने सर कोई क्लास नहीं ली हमने तो उसके बाद। नहीं, कल तो मेरे ख्याल में मेरे पास कोई 25 के 30 स्टूडेंट्स थे वो बीसी क्लास में, 6 से लेकर 8 बजे तक हमारी क्लास हुई है और कल मैंने 7 सीज पढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारे बिजनेस पास कम्युनिकेशन फर्स्ट लेवल में तो नहीं है? जी जी, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट लेवल में तो नहीं है? नहीं फर्स्ट लेवल में है ना, स्टेज 1 मेरे ख्याल में, ये स्टेज 1 के स्टेज 2 में है। जिन जिन लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है मेरे ख्याल में उनके साथ टाइम टेबल शेयर हो भी चुका होगा और अगर उन्होंने नहीं जी किया हुआ है बिल्कुल, शायद। इंग्लिश और बिजनेस बिहेवियर का है आई थिंक। हाँ, ये जो मैं आपको बात बताता हूँ, आपकी जो इंग्लिश का कोर्स है ना, उसमें बिहेवियरल स्टडीज का भी एक कोर्स शामिल है, ये एक ही कोर्स है, यानी जिसको आप ओबी कहते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्लियर, वो और इंग्लिश एक ही कोर्स है। और इसके अलावा एक है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, भी एक सेपरेट कोर्स है, क्लियर है। तो दोनों 2 क्लासें होती है, यानी फ्राइडे को एक
4 से लेकर 6 इंग्लिश की और ओबी, और इसके बाद 6 से लेकर 8 तक बीसी की होती है। और इसी तरीके से सैटरडे को आपकी क्लास होती है 4 से लेकर 6 बजे तक इंग्लिश और ओबी,